हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ गाइस फंसू की न्यू फैन फिक्शन ड्रैगन विद पर्ल का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपने देखा था कि काओ वैनिंग जो है वहाँ पर आ जाता है और वो उनके साथ ज़ोऊ ज़िशु और वन किशिंग के साथ जो है उनकी दुनिया में वापस आ जाता है। काओ वैनिंग बहुत ही हैंडसम किस्म का लड़का था, लेकिन थोड़ा सा इगोइस्टिक और डम भी था। वो जैसे ही सोना गली की दुनिया में आता है, सोना गली उसे देखती है और वहाँ पे गुशियांग भी होती है। गुशियांग अब काफ़ी अच्छी बड़ी टीन हो चुकी थी और इस टास्क को करने की वजह से जो हमारा वन कशिंग और ज़ोऊ ज़िशु है वो 1 साल के लिए उस मायावी नगरी में गए हुए थे। एक्चुअली हर जो गैलेक्सी होती थी उसका टाइम अलग होता था गाइस, तो इसलिए जब ये लोग यहाँ से गए थे तो ज़ोऊ ज़िशु ने अपना 17वां बर्थडे मनाया था, लेकिन अब इनकी जो है 18वें बर्थडे दोनों के पास में थे। वन कशिंग का तो 108वां बर्थडे था, लेकिन ज़ोऊ ज़िशु का 18वां बर्थडे अब बहुत जल्द आने ही वाला था। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं कि इतना टाइम, इतनी जल्दी 1 साल इनका बीत गया। तो जो वन कशिंग होता है वो ज़ोऊ ज़िशु को देखता है और कहता है कि अच्छा ही है, अब हम जल्दी से 18 के हो जाएंगे और अपना काम ख़त्म करने के बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तो ज़ोऊ ज़िशु कहता है तुम भी ना, बस तुम्हें बस शादी की पड़ी रहती है। वहाँ काओ वैनिंग को वो इंट्रोड्यूस करते हैं सोना गली से। सोना गली उसे वो करती है और कहती है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, आप वैसे बुक्स में जितना दिखते थे उससे ज़्यादा हैंडसम हैं। काओ वैनिंग जो है उसे बोलता है थैंक यू। काओ वैनिंग जो है वो गुशियांग को देखता है। गुशियांग भी काओ वैनिंग को देखती है और वह कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दगो के साथ और ज़ोगो के साथ, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो कहता है अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ रहूँगा। एक्चुअली मेरा प्लेनेट मुझे नहीं पता कहाँ है, क्योंकि मैं सदियों से उस मायावी नगरी में फंसा हुआ था और मुझे अपने लोगों को ढूंढना है। तो ज़ोऊ ज़िशु जो था वो वन कशिंग को कहता है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, तुमने एक और शक्ति को अपने जिस्म में ग्रहण कर लिया है। वन कशिंग कहता है कि लेकिन फिर भी हम तुम पे सस्पेक्ट ज़रूर रखेंगे। काओ वैनिंग, तुम यहाँ पर ज़रूर आए हो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम हमारी नज़रों से चुप कर सकते हो, हम तुम पे हमेशा डाउट करेंगे। तो काओ वैनिंग कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी जो दुनिया है उसे खोजने के लिए आया हूँ। जब मुझे मेरा प्लानट मिल जाएगा, मेरी गैलेक्सी मिल जाएगी, मैं वहाँ पे वापस चला जाऊँगा। गुशियांग उसे देखती है और उसे बहुत ही अजीब सा लगता है कि उसके दगा ये कैसे उठा लेके आए हैं। वो उसे घूर के देखती है। काओ वैनिंग कहते हैं वैसे ये इतनी ब्यूटीफुल लेडी कौन है। गुशियांग मुंह बनाते हुए कहती हैं तुमसे मतलब तुम्हें क्या करना। दगा आप लोग थक गए होंगे ना, आ जाइए हम आप जो है पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आप दोनों सो जाना, ताकि आप लोग नेक्स्ट टारगेट के लिए जो है हेल्प कर सकें। काओ वैनिंग कहता है ऐसा क्या टारगेट है, तुम लोग क्या करना चाहते हो। वन कशिंग कहता है इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर आए हो ताकि तुम अपनी प्लानट को ढूंढ सको, तुम वो काम करो, हमारे काम में दखल अंदाजी मत करना। काओ वैनिंग बहुत ही ज़्यादा चतुर था। वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर आसपास चीज़ों का पता लगा लूँगा। और वो उन लोगों के साथ कहता है कि मुझे भी भूख लगी है, क्या मुझे भी खाने को मिलेगा। गुशियांग मुंह बनाते हुए कहती है तुम्हें खाने को भूल जाओ। तो ज़ोऊ ज़िशु कहता है गुशियांग ऐसे नहीं करते, ये तुम्हारे एल्डर हैं तो इन्हें तुम ऐसे नहीं बिहेव कर सकती, तुम इन्हें तमीज़ से बात करो, आखिर ये मायावी दुनिया के रचयिता थे। तो वो कहती है यानी कि ये बहुत बुजुर्ग हैं, दादाजी की उम्र के। ये सुनते ही काओ वैनिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक टीनेज लड़की उसे दादाजी कह रही है, हालांकि उसने अपने यंगर एज को आज भी संभाले रखा है और कोई उसे दादाजी कैसे कह सकता है। तो वो कहता है तुम हो कौन वैसे। वो बताती है कि मैं 100 साल तक मैं सिर्फ एक मछली थी और अब मुझे मर्मेड का ह्यूमन फॉर्म मिल चुका है, तो मैं अब ह्यूमन बन गई हूँ। तो वो कहता है मतलब तुम भी 100 साल पुरानी हो, तुम भी दादी जी हुई ना। तो गुशियांग उसे गुस्से में देखती है और कहती है अगर तुमने कुछ बोला तो याद रखना मेरा स्पिरिचुअल वेपन एक हंटर है और मैं उस हंटर से तुम्हारी सारी चमड़ी नोच दूंगी, फिर तुम किसी भी एंगल से खूबसूरत नहीं लगोगे। काओ वैनिंग कहता है अच्छा, तो मैं भी तुम्हारा ये बिल्ली जैसी शक्ल नोच दूंगा अगर तुमने मेरे को दोबारा से कभी टीज किया या फिर मेरी इतनी खूबसूरत त्वचा के बारे में कुछ कहा। तो वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं और ज़ोऊ ज़िशु वन कशिंग उन्हें देख के मुंह बनाते हैं और वो सोना गली को कहते हैं क्या हम चल सकते हैं, हमें बहुत भूख लग रही है। वन कशिंग के पेट से गुड़ुम गुड़ुम जैसी बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है, क्योंकि उसे सच में भूख लग रही होती है। काओ वैनिंग के भी पेट से काफ़ी आवाज़ें आती है और वो कहता है मैंने काफ़ी टाइम से कुछ खाना खाया ही नहीं, मैं उस दुनिया में जीता था और वहाँ के वो मायावी फल वो तो मेरा पेट ही ख़राब कर देते थे और मुझे इतना कुरूप बना के रखा हुआ था। सच में मैं कितना खुश हूँ, सबसे पहले मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद मैं मिरर देखकर अपनी खूबसूरती को निहारूंगा। गुशियांग कहती है वट एवर दादाजी,
वो कहता है क्या कहा तुमने, तुम दादी माँ। उन दोनों की प्यारी सी नोकझोंक चल रही होती है कि वो लोग जब आते हैं तो वो देखते हैं कि लियो चिनचाओ और स्कॉर्पियो किंग जो होते हैं वो अब शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये लोग इस दुनिया में गए थे मायावी नगरी में, जिसका टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता था और एक साल वहाँ पे बीत चुका था। वो लोग जब वहाँ से आते हैं तो वो देखते हैं कि लियो चिनचाओ और स्कॉर्पियो किंग की शादी सोना गली ने काफ़ी तैयार की होती है। वहाँ पर बहुत सारी बीस्ट की दुनिया के लोग भी आते हैं जो उन्हें मतलब आने वाले होते हैं, जो उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देने और उनकी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी की ब्लेसिंग देने के लिए वहाँ आने वाले थे। वन कशिंग देख के हैरान हो जाता है कि ये यही प्लेनेट है जो मर्मेड का होता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया होता है। और उन्हें जो है हमारी प्यारी सोना के लिए इन्फॉर्म करती है कि ये सारी मेहनत जो है हमारी प्यारी लियो चिनचाओ के लिए स्कॉर्पियो किंग ने कराई है। उसने अपनी 2 सेक्रेटरी, जो कि उसके एक टाइम पे स्कॉर्पियो के प्लेनेट की हुआ करती थी, इविल दुपासा और बौद्ध सिवा, वो भी बुलाए गए हैं और वो लोग भी यहाँ आई हैं। ये सुनते ही वन कशिंग काफ़ी शॉक्ड होता है। स्कॉर्पियो किंग अलग प्लेनेट का है? वो लोग कहते हैं हाँ, स्कॉर्पियो किंग अलग प्लेनेट से है। वो बहुत ही इविल प्लेनेट से हुआ करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई में उसने ये पाया कि लोगों को मारकर कुछ नहीं मिलता। उसने अपना प्लेनेट अपनी 2 असिस्टेंट के हाथों छोड़ दिया और वो यहाँ पर एक नॉर्मल गुमनाम ज़िंदगी सिर्फ लियो चिनचाओ के लिए बिताने के लिए आ गया। उसने वहाँ पे सारी चीज़ें छोड़ दी। एक्चुअली वो पॉइजनस दुनिया का बादशाह, बिताज बादशाह हुआ करता था और आज भी उसकी दुनिया को उसके असिस्टेंट संभाल रहे हैं, लेकिन लियो चिनचाओ के लिए, क्योंकि लियो चिनचाओ यहाँ पर हम मर्मेड्स की तरह हैं और हम मर्मेड्स को सपोर्ट करती हैं, तो हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए स्कॉर्पियो किंग, जिसे तुम बुद्धू समझते हो, वो एक्चुअली में एक सेक्ट का राजा है। और ऐसा सेक्ट जहाँ पे उससे लोग डरा करते थे, वो सब कुछ छोड़कर यहाँ लियो चिनचाओ के लिए आया है। ये सुनते ही वो अनकशिंग और हमारा जोजोशु हैरान हो जाते हैं और वो पूछता है वो कब से यहाँ रह रहा है। तो वो बताती है कि वो पिछले 108 साल या शायद 110 साल, पता नहीं कब से यहाँ रह रहा है, क्योंकि वो बस लियो चिनचाओ से शादी करना चाहता है। वो लियो चिनचाओ के साथ अपनी इविल दुनिया छोड़कर एक घर बसाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ आ गया था। ये सुनते ही वन कशिंग शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है वो इतना बड़ा राजा था और यहाँ सिर्फ एक मुर्गियों का बिजनेस करता है लियो चिनचाओ के लिए, हाउ पिटी। तो जोजोशु कहता है क्यों, अगर मेरे लिए तुम्हें कुछ छोड़ना पड़े तो क्या तुम छोड़ नहीं पाओगे? वन कशिंग कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा, तो मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट करने की या किसी चीज़ को छोड़ने की क्या ज़रूरत है? मैं तो वैसे भी ड्रैगन डायनेस्टी का ब्लैक ड्रैगन किंग हूँ। मैं आने वाले टाइम में प्रिंस से किंग बन जाऊँगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास सब चीज़ें होंगी। तो जोजोशु कहता है ज़रूरी नहीं जो अमीर है उसके पास सब हो, कभी कभी हमारे पास सत्ता होती है, पावर होती है, लेकिन कुछ चीज़ों से हम फिर भी वंचित रह जाते हैं। वन कशिंग उसे कहता है तुम अक्सर ये क्या गोलमोल बातें करते हो, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अशु चलो ना, मुझे भूख लग रही है, हम खाना चलते हैं। जोजोशु उसे स्माइल करता है और कहता है ठीक है, कोई नहीं, हाँ तुम थोड़े से डम हो, वक्त लगेगा, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वन कशिंग उसे घूरता है और फिर वो ऐसी आवाज़ करके और आगे निकल पड़ता है। वो लोग खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर वो सारे बहुत खुश हो रहे होते हैं, लियो चिनचाओ को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। जोजोशु कहता है डोंट वरी, मैं और वन कशिंग भी तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर तैयार करेंगे। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए वो गोल्ड से एक प्यारा सा क्यूट सा जो है ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो वो सिर पे पहनते थे, ग्वान, एक हेयर पिन और ये सारी चीज़ें ज़रूर बनाएंगे जो हम तुम्हारी डाउरी में दे सकें। लियो चिनचाओ सिर हिलाती है और थैंक यू बोलती है। लियो चिनचाओ ने हमेशा उन दोनों का मदरली ख्याल रखा होता है, इसलिए लियो चिनचाओ की वो दोनों भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। गुशियांग के लिए वो एक बड़ी बहन और एक मदरली फिगर जैसी ही थी। गुशियांग भी बहुत खुश होती है और हक कर लेती है। गुशियांग उसे कहती है ये देखो, ये एक बंदा पता नहीं कहाँ से इसे उठा लाए, ये इतना हैंडसम भी नहीं है। वैसे ब्रदर वन कशिंग, बहुत जल्दी आप 18 के होने वाले हो, तो क्या आप दोनों भी शादी कर लोगे? वन कशिंग कहता है नहीं, अभी मेरी शादी में काफ़ी टाइम है, पहले हम लोग अपने दिए हुए कार्य को पूरा करेंगे, उसके बाद हम शादी ज़रूर करेंगे। और डोंट वरी, तुम हमारी शादी में स्पेशल गेस्ट होगी। बता देना मुझे तुम्हें लिस्ट में क्या क्या चाहिए, तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी जो तुम चाहोगी। तो गुशियांग, जो कि 1 साल बाद अच्छे से एडल्ट टीनेज 18 से 19 के 20 के साल की लड़की की तरह दिख रही थी, वो कहती है मुझे खैर अभी तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप दोनों को मुझे प्रोटेक्शन का वादा करना होगा कि आप दोनों हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और वन कशिंग आप कभी भी मुझे आगे चल के बुली नहीं करेंगे। वन कशिंग हंसते हुए कहता है बस इतनी सी बात, ये तो मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें बुली करना मेरा धर्म है।
तो वो ऐसे कह के ज़ोर से हंसता है। ज़ो जिशु भी हंसने लगता है और खुशियांग मुंह बनाती है और फिर वो भी उन दोनों के साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसे अपने गर्ल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। वो जानती थी कि उसके ये दोनों गर्ल उसे कभी भी ज़िंदगी में चिंता नहीं होने देंगे और उसे एकदम से इतना प्यार करेंगे। वो उन दोनों की लिटिल सी जान हुआ करती थी। तो वो देखते हैं थोड़ी देर बाद सोना के लिए उस सांप को खाना खिलाने के लिए जा रही होती हैं। तभी वनकशिंग जो है वो कहता है कि आप अभी तक वो सांप को खाना खिला रही हो। वो सांप ना तो अपनी साइज से बड़ा होता ना छोटा होता, बस खाना खाता है, कैसा सांप है वो। सोना के लिए कहती हैं इस पृथ्वी में बहुत सारे राज हैं जो राज ही रहते हैं, जब तक उन राज को कोई खोलने वाला ना हो या उन राज के खुलने का टाइम ना आया हो। तुम अभी बहुत कुछ समझना तुम्हारी किस्मत में अभी बाकी है। धीरे धीरे तुम एक वक्त आएगा जब तुम चीज़ों को समझने लगोगे। वनकशिंग जो है वो स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा जब आप मुझे सारी राज बता देंगे। वैसे आपकी लाइब्रेरी में भी बहुत कुछ है, मुझे वहाँ से भी पढ़ने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा। वो लोग अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। 2-4 दिन बीतते हैं। उसके बाद लियो चिनचो और स्कॉर्पियो किंग की शादी होती है। उनकी शादी बहुत ग्रैंड होती है। स्कॉर्पियो किंग के जो स्कॉर्पियो सेक्ट के लोग थे वो भी अपना प्लेनेट छोड़कर कम से कम 200 बंदे वहाँ आए होते हैं और ना जाने कितने प्लेनेट से लोग उन्हें गिफ्ट देने आते हैं। वहाँ पर उनका आदर सत्कार किया जाता है। वनकशिंग ज़ो जिशु पार्टी के होस्ट हो जाते हैं और वो सभी लोगों को वहाँ ग्रीट करते हैं। सभी लोगों को खाना पीना दारू किसी चीज़ की कमी फील नहीं होने देते और वो लोग तैयारी करते हैं लियो चिनचाओ के ऑर्नामेंट्स की। गोल्ड की ज्वेलरी जो उसके सिर पे ग्वान होता है और उसके सिर पे जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कि हेड पिन्स और बहुत सारी हेयर पिन्स और तो और जो उसके ताज रखा जाएगा, वो सारी चीज़ें वो दोनों मिलके अपने हाथों से बनाते हैं। क्योंकि लियो चिनचाओ उनकी मदरली फिगर थी, उनकी बड़ी बहन जैसी थी और उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली थी। वनकशिंग बहुत खुश होता है। उन दोनों की शादी होती है। तो लियो चिनचाओ को रेड कपड़े में दोनों वनकशिंग और ज़ो जिशु और गुशियांग लेके आते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो दोनों स्कॉर्पियो किंग और लियो चिनचाओ जो हैं वो बो करते हैं 3 टाइम हेवेंस, एंचेस्टर्स, एल्डर और एक दूसरे के लिए। ये शादी संपन्न होती है। वो लोग अपने वाइन के ग्लासेस एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो किंग का बहुत बड़ा स्कॉर्पियो किंग ने अपने लिए घर बना लिया होता है जहाँ पे वो लोग जाकर अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। आज स्कॉर्पियो किंग बहुत खुश था क्योंकि उनकी फर्स्ट नाइट होने वाली थी। वो लियो चिनचाओ के पास जाता है और उसके मुंह से उसका घूंघट हटाता है और वो लियो चिनचाओ को हग कर लेता है और वो कहता है तुम्हें पता है आज से कुछ साल पहले मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था। मैं जानता था कि हम शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी जो है शादी कर लेंगे और एक दूसरे के अपने हो जाएंगे। माना इसमें सदी निकल गई हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरी वाइफ बनी हो। स्कॉर्पियो किंग लियो चिनचाओ के फर्दर रोप्स को बोलते हैं और उसे एक प्यारी सी क्यूट सी पैशनेट से किस करता है और वो दोनों जो हैं एक दूसरे को बेड पे लेके जाते हैं। लियो चिनचाओ स्कॉर्पियो किंग को ज़ोर से हक कर लेती है और उसकी चेस्ट पे सर रख के कहती है वैसे ये शादी मैं वनकशिंग के ड्रैगन किंग बनने के बाद ही करना चाहती थी, लेकिन बस तुमने ऑलरेडी ना जाने कितनी सदियों से मेरा इंतज़ार किया है। मैं चाहती थी कि अब अगर इन चीज़ों में टाइम लग रहा है तो हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ज़रूर बहुत अच्छे से निभाएं। जो हमारे लियो चिनचाओ होती है वो स्कॉर्पियो किंग के गालों को अपने हाथों में लेती है और उसे दोनों गालों पे किस करती है, उसकी दोनों आँखों पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करती है। दोनों के बीच पैशनेट लव मेकिंग किस होती है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के आउटर इनर रोब्स में अपने अपने हाथ ले जाते हैं, एक दूसरे की बॉडी को टटोलने लगते हैं। स्कॉर्पियो किंग लियो चिनचाओ के नेक पे किस करता है और लियो चिनचाओ स्कॉर्पियो किंग के शोल्डर पे बाइट करती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, आंखें बंद करके एक दूसरे की खुशबू महक को महसूस करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को इतनी सारी किसेस, बाइट्स, सक, निबल सब करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे लियो चिनचाओ जो होती है वो बेड पे उसे स्कॉर्पियो किंग लेटा देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। दोनों अब नेकेड थे, दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच होती है और वो अपनी पहली सुहाग रात का एंजॉयमेंट करते हैं। उन दोनों के बीच सेक्स एक्टिविटी शुरू हो जाती है और वो डेली नाइट एक्टिविटी को
लगभग अगली सुबह तक करते हैं, जब तक वो दोनों एग्जॉस्ट ना हो जाएं। और ये उनकी खूबसूरत सी रात थी जहाँ पर लियो चिनचाओ स्कॉर्पियो किंग की हो जाती है। और अब वो दोनों एक फैमिली थे। स्कॉर्पियो किंग को भी कोई दुख नहीं था अपने सेक्ट और अपनी इविलनेस को भूलने का, क्योंकि वो किसी के प्यार में पागल होना चाहता था, वो किसी को अपनाना चाहता था, वो किसी को फैमिली कहना चाहता था। और शायद अब उसे उसकी सोलमेट, उसकी वाइफ मिल चुकी थी। और ये रात उन दोनों के लिए बहुत ही प्रीशियस थी। उनकी आवाज़ें बाहर वन कशिंग जोजिशु भी सुन रहे होते हैं, जिनका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और गुशियांग भी सुनती है, तो वो सोचती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। क्यों ना मैं स्कॉर्पियो किंग को रोक दूँ कि वो लियो दीदी को इतना तंग क्यों कर रहा है। लेकिन सोना गली उसे रोक देती है और कहती है शादी के बाद ऐसा ही होता है। वो कहती है इतनी अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं लोग शादी करने के बाद, मैं तो शादी नहीं करूँगी। लगता है हस्बैंड वाइफ को पीटता है, मुझे नहीं करनी शादी। और वो वहाँ से चली जाती है। और ये सारी बातें जो बाहर हो रही होती हैं, काओ वीनिंग भी सुनता है और वो भी मुस्कुराता है और कहता है इडियट। और मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वेंसो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। आपको अगर ये चैप्टर कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।